हेरोल्ड फ्रेडरिक शिपमैन का जन्म 14 जनवरी 1946 को नॉटिंघम, इंग्लैंड में हुआ था। वे एक मजदूर वर्ग के परिवार में मझले थे। उनके पिता एक स्थानीय कोयला खनिक, एक सख्त और दबंग व्यक्ति थे, जबकि उनकी मां एक नर्स, एक पालन पोषण करने वाली उपस्थिति प्रदान करती थी। चिकित्सा क्षेत्र के इस शुरुआती संपर्क ने शिपमैन के बाद के करियर विकल्प को प्रभावित किया होगा। शिपमैन परिवार को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, खासकर तब जब हेरोल्ड की मां की कैंसर से मृत्यु हो गई, जब वह सिर्फ 17 साल का था। इस दर्दनाक घटना ने शिपमैन पर गहरा असर छोड़ा, जिससे बीमारी और मौत का डर उसके मन में घर कर गया। यह अनुमान लगाया जाता है कि इन अनुभवों ने मृत्यु दर के साथ उसके जटिल रिश्ते में योगदान दिया होगा और अंततः एक चिकित्सक के रूप में उसके बाद के कार्यों को प्रभावित किया होगा। शिपमैन एक बुद्धिमान बच्चा था जो अकादमिक रूप से उत्कृष्ट था। उन्होंने स्थानीय व्याकरण स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्होंने चिकित्सा में गहरी रुचि विकसित की। उनकी मां के पेशे ने निस्संदेह उनकी आकांक्षाओं को आकार दिया, क्योंकि वह उनके नक्शे कदम पर चलना चाहते थे। शिपमैन ने रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स में चिकित्सा का अध्ययन किया, जहां से उन्होंने 1970 में स्नातक किया। अपनी मेडिकल डिग्री पूरी करने के बाद शिपमैन ने शुरुआत में अस्पतालों में काम किया, विभिन्न चिकित्सा क्षेत्रों में अनुभव प्राप्त किया। हालांकि स्वायत्तता और रोगियों के साथ अधिक व्यक्तिगत संबंध की उनकी इच्छा ने उन्हें एक सामान्य चिकित्सक के रूप में अपना करियर बनाने के लिए प्रेरित किया। 1974 तक उन्होंने टॉडमोडन, वेस्ट यॉर्कशायर में एक प्रैक्टिस में एक पद हासिल कर लिया था, जहां उन्होंने खुद को एक प्रतिष्ठित डॉक्टर के रूप में स्थापित करना शुरू किया। 1980 के दशक के अंत में शिपमैन हाइड, चेशायर में एक प्रैक्टिस में भागीदार बन गए। इस दौरान उन्होंने एक देखभाल करने वाले चिकित्सक के रूप में अपनी प्रतिष्ठा का निर्माण जारी रखा, यहां तक कि अपने सहकर्मियों और रोगियों की प्रशंसा भी जीत ली। फिर भी जैसे जैसे उन्होंने अपने रोगियों का विश्वास हासिल किया, उन्होंने इसका फायदा उठाना भी शुरू कर दिया। एक खौफनाक रास्ते पर चल पड़े जो अकथनीय अत्याचारों की ओर ले जाएगा। हेरोल्ड शिपमैन की कार्यप्रणाली व्यवस्थित और कपटी थी। वह बुजुर्ग मरीजों को निशाना बनाता था, अक्सर वे लोग जो कमजोर या जानलेवा बीमारियों से पीड़ित होते थे। शिपमैन आमतौर पर दर्द से राहत दिलाने के बहाने डायमॉर्फिन नामक शक्तिशाली ओपियोइड की घातक खुराक देता था। उसके कई पीड़ित उसके साथ मुलाकात के कुछ समय बाद ही मृत पाए गए, अक्सर अपने घरों में, जिससे प्राकृतिक कारणों का संदेह होता है। हेरोल्ड शिपमैन के शिकार मुख्य रूप से बुजुर्ग महिलाएं थीं, जिनमें से कई विभिन्न बीमारियों से पीड़ित थीं। एडना बी, 73 वर्षीय विधवा, जिसका शिपमैन नियमित रूप से इलाज करता था। उसकी मौत को प्राकृतिक कारणों से माना गया, लेकिन बाद में पता चला कि उसे डायमॉर्फिन की घातक खुराक दी गई थी। आयरीन डब्ल्यू, 78 वर्षीय महिला, जिसका शिपमैन के साथ लंबे समय से रिश्ता था। नियमित मुलाकात के कुछ समय बाद ही वह मृत पाई गई, जिससे परिवार के सदस्यों में संदेह पैदा हो गया। शिपमैन की गतिविधियों के बारे में पहली बड़ी चिंता 1990 के दशक की शुरुआत में उठी, जब उसके रोगियों में अप्रत्याशित मौतों की संख्या के बारे में चिंताएं सामने आने लगी। कई परिवारों ने स्थानीय अधिकारियों को अपने संदेह की सूचना दी, जिसके कारण उसकी प्रथाओं की अधिक गहन जांच की गई। एक उल्लेखनीय घटना में 81 वर्षीय महिला कैथलीन ग्रुंडी की अचानक मृत्यु शामिल थी, जो शिपमैन की मरीज थी। उसकी मृत्यु के बाद उसके परिवार को उसकी वसीयत में विसंगतियां मिलीं, जिसे उसके निधन से कुछ समय पहले ही बदल दिया गया था, जिससे पता चलता है कि शिपमैन के जघन्य कृत्यों के अलावा उसके वित्तीय उद्देश्य भी हो सकते हैं। जांच में महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब स्थानीय कोरोनर जॉन पोलार्ड ने शिपमैन के रोगियों में असामान्य रूप से उच्च संख्या में मौतों को देखा। परिवारों द्वारा उठाई गई चिंताओं और मौतों के खतरनाक पैटर्न के बाद पुलिस ने शिपमैन की गतिविधियों की जांच शुरू की। 1978 में विस्तृत जांच के बाद शिपमैन को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसके अभ्यास से साक्ष्य एकत्र किए, जिसमें मेडिकल रिकॉर्ड, रोगी फाइलें और शोकग्रस्त परिवार के सदस्यों की गवाही शामिल थी।
जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, यह स्पष्ट हो गया कि शिपमैन वर्षों से अपने रोगियों को व्यवस्थित रूप से मार रहा था। 7 सितंबर 1998 को हैरोल्ड शिपमैन पर 15 मरीजों ने की हत्या और कैथलीन ग्रुंडी की वसीयत में फेरबदल से संबंधित दस्तावेजों की जालसाजी का आरोप लगाया गया। उनकी गिरफ्तारी ने समुदाय को चौंका दिया, क्योंकि कई लोग उन्हें एक भरोसेमंद चिकित्सक और स्थानीय चिकित्सा समुदाय का एक स्तंभ मानते थे। हैरोल्ड शिपमैन का मुकदमा अक्टूबर 1999 में लंदन के ओल्ड बेली में शुरू हुआ। कार्यवाही का बहुत प्रचार किया गया, जिससे मीडिया का काफी ध्यान आकर्षित हुआ, क्योंकि जनता उस व्यक्ति के बारे में जवाब चाहती थी जिसने अपनी हिपोक्रेटिक शपथ को तोड़ दिया था। मुकदमे के दौरान प्रस्तुत किए गए प्रमुख साक्ष्यों में शामिल थे मेडिकल रिकॉर्ड। अभियोजन पक्ष ने शिपमैन के मेडिकल रिकॉर्ड में विसंगतियों को उजागर किया, जिसमें उसके पीड़ितों को ओपियोइड और अन्य दवाएं अधिक मात्रा में लिखने का पैटर्न दिखाया गया। गवाहों के बयान। पीड़ितों के परिवार के सदस्यों ने अपने अनुभव साझा किए, अपने संदेह और अपने प्रियजनों की मौत से जुड़ी परिस्थितियों के बारे में बताया। फोरेंसिक साक्ष्य। विश्व विज्ञान रिपोर्ट ने कई पीड़ितों में डायमोर्फिन की घातक खुराक की उपस्थिति की पुष्टि की, जिससे शिपमैन की संलिप्तता और भी बढ़ गई। 7 अप्रैल 2000 को हैरोल्ड शिपमैन को हत्या के 15 मामलों और जालसाजी के एक मामले में दोषी पाया गया, जो विशेष रूप से कैथलीन ग्रुंडी की वसीयत से संबंधित था। विश्व विज्ञान रिपोर्ट, चिकित्सा रिकॉर्ड और गवाहों की गवाही सहित भारी सबूतों ने उसके अपराध के बारे में संदेह के लिए बहुत कम जगह छोड़ी। अदालत ने उसे पैरोल की संभावना के बिना आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति फोर्ब्स ने शिपमैन को समुदाय में एक घातक और दुष्ट शक्ति के रूप में वर्णित किया, यह देखते हुए कि उसके अपराध एक डॉक्टर के रूप में उस पर रखे गए भरोसे के साथ एक गंभीर विश्वासघात थे। हैरोल्ड शिपमैन को एचएम जेल मैनचेस्टर में कैद किया गया था, जिसे बाद में वेकफील्ड जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। अपनी सजा के बावजूद शिपमैन ने पश्चाताप नहीं किया और जेल में अपने पूरे समय के दौरान अपनी बेगुनाही को बनाए रखा। अपराध स्वीकार करने या अपने कार्यों के लिए कोई स्पष्टीकरण देने से इनकार करने से पीड़ितों के परिवारों की पीड़ा और बढ़ गई, जिनके पास उसके अपराधों की वास्तविक सीमा और उसके उद्देश्यों के बारे में अनुत्तरित प्रश्न रह गए। जेल में शिपमैन को अपने अपराधों की बदनामी के कारण अपनी सुरक्षा के लिए अन्य कैदियों से अलग रखा गया था। उसे एक मुश्किल कैदी के रूप में वर्णित किया गया था, जो जेल कर्मचारियों के साथ बहुत कम पश्चाताप या सहयोग प्रदर्शित करता था। उसके कारावास के दौरान किए गए मनोवैज्ञानिक आकलन से पता चला कि शिपमैन ने नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अनुरूप लक्षण प्रदर्शित किए, जिसमें सहानुभूति की कमी, अधिकार की भावना और नियंत्रण की गहन आवश्यकता शामिल थी। जेल में रहने के दौरान शिपमैन की मानसिक स्थिति लगातार बिगड़ती गई। अपने अपराध को स्वीकार करने से इनकार करने, अपने अपराधों की गंभीरता और अकेलेपन के कारण उसके मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के बारे में अटकलें लगाई जाने लगीं। उसके व्यवहार को समझाने के लिए कई सिद्धांत प्रस्तावित किए गए, जिसमें उसकी मां की मृत्यु पर अनसुलझा दुख, शक्ति चालित उद्देश्य और जीवन और मृत्यु पर नियंत्रण रखने के तरीके के रूप में हत्या करने की संभावित मजबूरी शामिल है। इन सिद्धांतों के बावजूद शिपमैन ने कभी भी अपने कार्यों के लिए कोई स्पष्ट स्पष्टीकरण नहीं दिया। उसकी चुप्पी और अवज्ञा ने अधिकारियों और जनता दोनों को निराश कर दिया, क्योंकि उसकी मंशा रहस्य में लिपटी रही। 13 जनवरी 2004 को हैरोल्ड शिपमैन को वेकफील्ड जेल में अपने सेल में मृत पाया गया, जो उनके 88वें जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले था। उसने खुद को बेडशीट से लटकाकर आत्महत्या कर ली थी। उसकी मौत की खबर ने पूरे ब्रिटेन में सनसनी फैला दी। उसके अपराधों और उसके पीड़ितों के परिवारों पर पड़ने वाले असर के बारे में चर्चा फिर से शुरू हो गई। शिपमैन की आत्महत्या के बारे में कई परिवारों ने मिश्रित भावनाएं व्यक्त की, जबकि कुछ लोगों को राहत की भावना महसूस हुई कि वह अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दूसरों को न्याय से वंचित महसूस हुआ, क्योंकि उसकी मृत्यु का मतलब था कि उन्हें कभी भी पूर्ण उत्तर या समापन नहीं मिलेगा जिसकी उन्हें तलाश थी।
उनकी आत्महत्या के आसपास की परिस्थितियों ने जेल की उच्च प्रोफाइल कैदियों, विशेष रूप से उन लोगों की निगरानी करने की क्षमता पर भी सवाल उठाए जिन्हें खुद को नुकसान पहुंचाने का जोखिम माना जाता है। शिपमैन के पीड़ितों के परिवारों के लिए उसकी मौत ने एक दुखद अध्याय का अंत कर दिया, लेकिन कई अनसुलझे भाव छोड़ गए। कुछ लोगों ने निराशा व्यक्त की कि शिपमैन ने आसान रास्ता अपनाया, जिससे उन्हें उससे पूरी तरह से सामना करने और उसके कार्यों के लिए स्पष्टीकरण मांगने का अवसर नहीं मिला। अन्याय की भावना इस तथ्य से और भी बढ़ गई कि शिपमैन ने कभी भी अपने अपराधों की पूरी हद तक स्वीकार नहीं किया, जिससे कई लोग यह सोचने लगे कि क्या ऐसे और भी पीड़ित हैं जो लापता हो गए हैं। उनकी मृत्यु के बाद पीड़ितों के लिए कई स्मारक सेवाएं आयोजित की गईं। ये सभाएं समुदाय के लिए घाव भरने और शिपमैन के राक्षसी कृत्यों में खोई गई जिंदगियों को याद करने का एक साधन थीं।